हाय स्टूडेंट और वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल इंडस प्रिंस एजुकेशन। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करेंगे सतीश चंद्रा की बुक। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की ये बुक है, तो बहुत ही बुक है। अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो लेक्चर है वो शुरू करेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया, ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया भारत। तो भारत और वर्ल्ड के बारे में हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, टाइटल से आपको क्या पता चलेगा कि इंडिया एंड द वर्ल्ड की आप लगा सकते हो कि वर्ल्ड के साथ इंडिया के रिलेशन क्या थे मेडिवल टाइम्स के दौरान। 1000 year पीरियड बिटवीन द 8th and 18th century सो इम्पोर्टेंट चेंजेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। वो लगभग 8वीं जो शताब्दी थी, 8th सेंचुरी जो थी, 8th सेंचुरी के बाद ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होना शुरू हुए 8 से 18th के बीच में। क्या हो रहा था उस पर? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स रोज इन यूरोप एज वेल एज एशिया। बहुत सारी नई जो पॉलिटी है वो भी चेंज हो रही थी। ठीक है, पॉलिटिकल नई सोसाइटी चेंज हो रही थी। जो है पॉलिटिकल जो सिस्टम था वहाँ का वो चेंज हो रहा था। ठीक है, यूरोप में भी और एशिया में भी जो न्यू फॉर्म्स थी ऑल्सो हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द थिंकिंग एंड लिविंग पैटर्न्स ऑफ द पीपल। अब हम जब भी जानते हैं कि जो भी चेंजेस होते हैं एक कंट्री में या फिर एक सोसाइटी में, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है लोगों की सोच पे, लोगों की जो लिविंग है, ठीक है, उनका रहना, लिविंग जो स्टैंडर्ड है उनका, उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका चीज़ का होता है। तो इन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या था? इंडिया पे भी था ऑल्सो, सिंस इंडिया हैड लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस विद कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। इंडिया का अगर हम कॉन्टैक्ट देखें, एक जो इंडिया ट्रेड करती थी, जो कंट्री थी बाकी वर्ल्ड की, उनके साथ इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स थे, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस थे, कल्चरल रिलेशंस थे, तो वो उन पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, और इंडिया का जो व्यापार हो रहा था वो कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे जो एम्पायर है जो इस एरिया में भी अरोज करते हैं, जैसे कि आपका रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर आता है। यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे। यूरोप में क्या था कि जो माइटी रोमन एम्पायर था वो किसमें, 2 टुकड़ों में टूट गया था बाय द 3rd quarter ऑफ द 6th सेंचुरी। जो वेस्टर्न पार्ट्स था उसकी कैपिटल रोम में थी। उसमें रोम में क्या होता था कि जो स्लैव और जर्मनिक ट्राइब्समैन थे वो कहाँ से, रशिया और जर्मनी से आते थे, और वहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा लूट प्लंडरिंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इन द टेरिटरीज ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये जो बहुत सारी यहाँ से लूट पूट करके जो ले जाते थे, ये ट्राइब्स क्या करती है कि यहाँ पे वेस्टर्न जो रोम है वहाँ पे सेटल डाउन करना शुरू कर देती है डिफरेंट पार्ट्स में यूरोप के। प्रोफाउंडली इससे क्या हुआ कि जो ओल्ड जो पॉपुलेशन थी उसका कैरेक्टर बदल जाता है, एज वेल एज जो लैंग्वेजेस थे और पैटर्न जो थे गवर्नमेंट के वो भी बदल जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक कनाडा की अगर बात करूं, देखिए कनाडा एक कंट्री है। ठीक है, तो कनाडा में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पंजाब के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंडियंस है, पंजाबी इंडियंस वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जब पॉपुलेशन यहाँ पे जाती है तो ये लोकल पॉपुलेशन के साथ क्या होती है, इसकी इंटरमिंगलिंग होती है। ठीक है, उनके साथ अपने जो कल्चरल है, ट्रेडिशंस है, वो कहीं ना कहीं शेयर हो रही हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड ट्रेडिशंस है वो कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म में फिर नहीं रह जाती। फाउंडेशंस ऑफ मेनी ऑफ द मॉडर्न यूरोपियन नेशंस वर लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस थे उनकी फाउंडेशन भी इसी पीरियड में रखी गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ द कमिंगलिंग ऑफ दीज ट्राइब्समैन विद द लोकल पॉपुलेशन। ईस्टर्न पार्ट जो था, जो आपका रोमन एम्पायर का था, उसकी कैपिटल थी बाइजेंटीनम पे या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल पे। ये जो एम्पायर था इसको हम बोलते हैं बाइजेंटीन एम्पायर।
ठीक है, बाइजेंटीनम पे क्योंकि इसकी कैपिटल थी तो बाइजेंटीन एम्पायर हमने इसको बोल दिया। इंक्लूड करता था इसमें बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोप आता है वो इसमें ही आता है। मॉडर्न जो आपका टर्की है, सीरिया है, नॉर्थ अफ्रीका है और इजिप्ट भी। तो इट कंटिन्यूड मेनी ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द रोमन एम्पायर सच एज स्ट्रॉन्ग मोनार्की। इसमें क्या होता है कि रोमन एम्पायर में स्ट्रॉन्ग मोनार्की था तो ये कुछ उसके ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखता है। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और मोनार्की, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके होते हैं। इन बिलीफ एंड रिचुअल इसके बहुत सारे जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, कैथोलिक चर्च के साथ। जो कैथोलिक चर्च कहाँ पे था आपका, वेस्ट में, ठीक है, विच हैड इट्स हेड क्वार्टर्स एट रोम। चर्च इन द ईस्ट वॉज कॉल्ड द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो दो तरह के चर्च आ गए, कैथोलिक चर्च जो कि वेस्ट में था और जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो कि बाइजेंटीन एम्पायर में था। इट वॉज ड्यू टू इट्स एफर्ट्स एंड दोज ऑफ द बाइजेंटीन रूलर्स दैट रशिया वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो बाइजेंटीन के जो रूलर थे उन्होंने रशिया को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। बाइजेंटीन एम्पायर एक लार्ज फ्लोरिशिंग एम्पायर था विच कंटिन्यू टू ट्रेड विद एशिया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है जब, तो बाइजेंटीन एम्पायर क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा था तो ये कंटिन्यू करता है जो इसका ट्रेड रिलेशंस होते हैं रशिया के साथ, ये अपना एशिया के साथ उसको कंटिन्यू अपना रखता है, ठीक है। इट क्रिएटेड ट्रेडिशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड कल्चर मेनी ऑफ विच वर लेटर एब्जॉर्ब्ड बाय द अरब्स। तो ये कंटिन्यू करता है, क्या क्रिएट करता है, एक ट्रेडिशन से एक ऐसी गवर्नमेंट आती है, एक ऐसा जो कल्चर आता है विच वर लेटर एब्जॉर्ब्ड बाय द अरब्स व्हेन दे ओवररन सीरिया एंड इजिप्ट। तो सीरिया और इजिप्ट जो जब इस पे इनका कब्जा हो जाता है अरब्स का, तो ये कहीं ना कहीं जो कल्चर होता है, जो गवर्नमेंट के जो ट्रेडिशंस है वो अरब्स भी इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब अरब्स का कंट्रोल किस पे आता है, इजिप्ट पे एंड सीरिया पे। इट ऑल्सो एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन एंड द अरब वर्ल्ड। एक ब्रिज की तरह भी इसने काम किया एंड लेटर हेल्प्ड इन द रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग। बाद में जो ग्रीक लर्निंग है उसके रिवाइवल में भी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेसिकली वेस्ट में। फाइनली जो 15th सेंचुरी का जब मिडिल होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो किसके कब्जे में आ जाता है, तुर्क्स के कब्जे में आ जाता है। 15th सेंचुरी तक ये रहता है बाइजेंटीन एम्पायर, फिर इस पे टर्क जो है अपना कब्जा जमा लेते हैं। 4 centuries आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट। जब ये रोमन एम्पायर क्योंकि पहले ही कोलैप्स हो चुका है वेस्ट में, सिटीज़ वहाँ पे वर्चुअली डिसअपियर हो जाती हैं वेस्टर्न यूरोप में। वन कॉज जो था इसका ये था क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस था गोल्ड का विच द रोमन्स हैड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफ्रीका। रोमन्स वहाँ से गोल्ड ले जाते हैं अफ्रीका से। अब क्योंकि यहाँ पे ये कोलैप्स हो जाता है आपका रोमन एम्पायर, तो ये गोल्ड नहीं लाते हैं अफ्रीका से एंड यूज्ड फॉर ट्रेड विद द ओरिएंट। और ये क्या करते हैं कि गोल्ड जो होता है जो अफ्रीका से आता है ओरिएंटल गुड्स के साथ इसको एक्सचेंज किया जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि अफ्रीका से तो कॉन्टैक्ट एकदम ख़त्म हो चुका है, वेस्टर्न जो पार्ट होता है आपका रोमन एम्पायर का, तो यहाँ पे गोल्ड की कमी के कारण जो ट्रेड है उनका वो भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। पीरियड बिटवीन द 6th and 10th centuries was for long called the dark age। तो ये पीरियड जो है 6ठी शताब्दी से लेके 10th century तक का जो पीरियड है वो डार्क एजेस को बोलते हैं। हावेवर दिस ये एक पीरियड था एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का जिसने क्या किया, प्रिपेयर किया वे फॉर द रिवाइवल ऑफ सिटी लाइफ फ्रॉम द 10th century एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर इस पे क्या होता है कि एग्रीकल्चरल यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आती है एग्रीकल्चर में, तो रिवाइवल होता है। जो सिटी लाइफ है वो एक रीबर्थ होता है उसका 10th century से, और जो फॉरेन ट्रेड है वो दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है। 12th and 14th सेंचुरी के बीच में कि अगर हम देखें तो वेस्टर्न यूरोप वो फिर से प्रोस्पेरिटी को ऑब्टेन करना शुरू कर देता है। इस नोटेबल फीचर जो है इस पीरियड का क्या था, क्योंकि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो जाती है।
टाउन्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी एस्टेब्लिश की जाती है सिटीज़ में, जैसे कि पैडुआ एंड मिलान जो इटली में है आपका। यूनिवर्सिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, न्यू लर्निंग और न्यू आइडियाज़ की के स्प्रेड में, वर ग्रेजुअली टू लीड टू द रेनेसेंस एंड द राइज ऑफ न्यू यूरोप। तो दोबारा से जो है एक रिवाइवल हो जाता है आपका वेस्टर्न जो पार्ट है रोमन एम्पायर का। फ्यूडलिज्म की ग्रोथ को हम देखते हैं, एक नई तरह की सोसाइटी जो है और एक नया सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो वेस्टर्न यूरोप में आता है जब रोमन एम्पायर टूट जाता है। तो ये जो नया ऑर्डर है जो ग्रेजुअली इमर्ज होता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म ये एक लैटिन वर्ड है, फ्यूडम, उससे इस वर्ड को लिया गया है, विच इन इंग्लिश बिकम फीफ। तो इसमें क्या होता है, इस सोसाइटी में क्या होता है कि जो मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं वो चीफ्स होते हैं। चीफ्स के पास एक मिलिट्री होती है, ठीक है, और वो डोमिनेट करता है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड इट ऑल्सो प्लेज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन गवर्नमेंट। तो यही होता है कि चीफ्स होते हैं, मिलिट्री होती है और बहुत सारी जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स हैं उनके ये होती है, राइट। तो किंग वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ द मोर पावरफुल फ्यूडल चीफ्स। किंग किस तरह से होता था कि जो पावरफुल जो फ्यूडल चीफ्स होते थे उसको किंग बोला जाता था। इन कोर्स ऑफ टाइम मोनार्की यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है एंड एक जो चीफ्स की जो पावर थी उसको कम करने के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा अटेम्प्ट लिए जाते हैं कि चीफ्स की पावर को यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं कम कर दे, क्योंकि चीफ इंटरफेरेंस कर रहे थे किंग की पावर के साथ। ठीक है, अब वन मेथड जो है इसको कंट्रोल करने का ये था कि किंग सोर द चीफ्स टू एन ओथ ऑफ लॉयल्टी। ये किंग उनको ये कसम दिलवाए, एक ओथ दिलवाए कि ये जो जितने भी चीफ हैं वो उसके लिए लॉयल होंगे एंड टू हिम एज इज वसाल्स एंड इन रिटर्न रिकॉग्नाइज्ड द ट्रैक्ट ऑफ द लैंड। फिर रिटर्न में क्या होता है कि जो किंग होता है वो चीफ्स को क्या देता था, लैंड देता था उनके एज देयर फीप्स। चीफ फिर क्या करते थे, इन टर्न वो अपने अंडर कुछ सब चीफ को अपॉइंट कर सकते थे जिनको वसाल्स भी बोला जाता था एंड उनको फिर क्या करते थे कि एक जो ट्रैक्ट होती थी अपनी लैंड में से उनको दिया जाता था फीफ की तरह उनको। तो बेसिकली किंग जो है वो चीफ को दे रहा है, चीफ सब चीफ को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगी। किंग कुड इन थ्योरी रिज्यूम द फीफ ऑफ अ डिसलॉयल वसाल। तो अगर कोई डिसलॉयल वसाल था तो उसकी जो फीफ था उसको रिज्यूम कर दिया जाता था, बट इन प्रैक्टिस दिस वाज रेयरली डन। लेकिन प्रैक्टिस में ये नहीं ऐसा होता था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी, सरकार जो थी, इट वाज डोमिनेटेड बाय लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ज़मींदारी जो होती थी लैंडेड, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो ज़्यादा पावरफुल होता था। तो लैंडेड जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या गवर्नमेंट को डोमिनेट करके रखते थे। एरिस्टोक्रेसी सून ये हेरिडिटरी बन जाती है एंड इट ट्राइड इट्स बेस्ट नॉट टू एडमिट आउटसाइडर्स टू इट्स फोल्ड, बट इट वाज नेवर अ कंप्लीटली क्लोज एरिस्टोक्रेसी विद डिसलॉयल चीफ्स बीइंग रिमूव्ड। जो डिसलॉयल चीफ होते थे उनको रिमूव भी किया जाता था एंड जो नए थे उनको अपॉइंट किया जाता था और राइजिंग टू पावर। फ्यूडल सिस्टम, ये जो फ्यूडल सिस्टम है एसोसिएटेड है दो दूसरे फीचर्स के साथ भी। पहला जो है कि सिस्टम किसका, सर्फडम का। सर्फ कौन होता था, एक ऐसा पीसेंट होता था जो लैंड पे काम करता था बट कुड नॉट चेंज हिज प्रोफेशन, और उसको इतनी उसकी मर्जी नहीं थी कि वो उस प्रोफेशन को चेंज कर सके या फिर दूसरे एरिया में माइग्रेट कर पाए, या फिर जो उसका मास्टर होता था उसकी मर्जी के बिना वो शादी तक नहीं करता था। तो एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम वाज द मैनर। मैनर क्या होता था, एक हाउस होता था या फिर एक कैसल होता था जहाँ पे जो लॉर्ड है वो रहता था। इन मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता था, जो लार्ज ट्रैक्ट्स थे लैंड के, दे वर ओन्ड बाय द लॉर्ड्स ऑफ दीज
मैनर्स। ठीक है, तो मैनर्स क्या होता था, सर्फडम में एक सर्फ होता था एंड एक मैनर होता था। मैनर जो है वो क्या होता था, हाउस होता था। तो एक पार्ट जो था लैंड का वो कल्टिवेटेड था, डायरेक्टली उसको लोड कल्टिवेट करता था सर्फ की हेल्प से, जिनको डिवाइड करना पड़ता था अपना टाइम बिटवीन कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स, अपने खुद के फील्ड पे भी काम करना पड़ता था और अपने जो मास्टर है लोड है उसके पे फील्ड पे भी काम करना पड़ता था। लैंड जो थ्योरेटिकली किसको बिलोंग करती है, लोड को ही बिलोंग करती है। सर्फ को क्या करना पड़ता था कि ड्यूज देने पड़ते थे। जो मैनर का जो लोड होता था उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, जस्टिस को डिस्पेंस करने की। सिंस देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ लॉलेसनेस इन दोज डेज, इवन जो फ्री पीसेंट्स थे वर समटाइम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द वैसलेज ऑफ द लोड ऑफ द मैनर इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन। क्योंकि एक तो वहाँ पे लॉलेसनेस बहुत कम थी, तो जो फ्री पीसेंट्स होते थे वो भी वैसलेज जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि फिर उनको मास्टर पूरा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता था। कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो सिस्टम था सर्फडम का और जो मैनोर सिस्टम था ये वाइटल पार्ट्स थे फ्यूडलिज्म के लिए। दैट इट इज़ रॉन्ग टू स्पीक ऑफ फ्यूडलिज्म फॉर सोसाइटीज इन विच दीज डू नॉट एग्जिस्ट। तो एक तो मैनोर सिस्टम जो था, मैनर सिस्टम जो था, और एक सर्फडम, अगर ये नहीं होते थे तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो वाइटल पार्ट्स थे। इंडिया में फॉर इंस्टेंट यहाँ पे सर्फडम नहीं था, ना ही एक मैनर सिस्टम था, लेकिन जो लोकल जो लैंडेड एलिमेंट्स थे इंडिया में, जिसको हम समानतास बोलते थे, ये पावर को एक्सरसाइज करते थे उसी तरह जिस तरह से यूरोप में फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी पावर को एक्सरसाइज करती हैं। और पीसेंट्री जो है थी वो इन पे डिपेंडेंट थी। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, व्हाट मैटर वाज नॉट वेदर द पीसेंट्री वाज फॉर्मली फ्री बट द मैनर एंड द एक्सटेंट टू विच इट कुड एक्सरसाइज इट्स फ्रीडम। बहुत सारी कंट्रीज में वेस्टर्न यूरोप की मैनर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ लेबर ड्यूज बाय द पीसेंट्स डिसअपियर्ड आफ्टर द 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी के बाद ये जो सिस्टम है वो डिसअपियर हो जाता है। सेकेंड फीचर जो एसोसिएट था फ्यूडल सिस्टम के साथ वो क्या था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें फ्यूडल सिस्टम में, तो यहाँ पे क्या था कि एक आर्मर्ड नाइट था, किस पे, हॉर्स बैक पे। ठीक है, एक्चुअली सिस्टम था कैवलरी वॉरफेयर का। ये हम रफली इसको अगर ट्रेस करें तो यूरोप में करें 8th सेंचुरी से ये जो लड़ाई थी वो इन्फेंट्री की जगह कैवलरी यहाँ पे ले लेती है। रोमन टाइम्स में चीफ विंग्स जो थी आर्मी की वो वर द हैवी एंड लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, हैवी एंड लाइट इन्फेंट्री होती थी जिसके पास लॉन्ग स्पीयर्स होते थे और शॉर्ट स्वॉर्ड्स होती थी। हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था सिर्फ जो चैरियट्स था उसको ड्रॉ करने के लिए, जिसमें ऑफिसर बैठ के जाते थे। तो ये जनरली बिलीव करते हैं कि जो मोड है वॉरफेयर का वो भी चेंज हो जाता है किसके साथ, अराइवल का, किसका, अरब्स का। यहाँ पे सिर्फ इन्फेंट्री थी। ठीक है, उसके बाद जब अराइवल होता है अरब्स का, तो अरब्स इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत अच्छे अच्छे जो क्वालिटीज़ होती हैं हॉर्सेस, और उनका जो स्विफ्ट जो मूवमेंट था एंड जो माउंटेड जो आर्चर्स थे वो इन्फेंट्री को इनइफेक्टिव बना देते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम थी डेवलपिंग की एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड फॉर द न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो फ्यूडलिज्म की अगर हम देखें शुरुआत कहाँ से हुई, तो फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखें यहीं से हुई कि जब अरब आए तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, मिलिट्री को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो फ्यूडलिज्म की फिर ग्रोथ हो जाती है। कोई भी किंग वो अपने खुद की रिसोर्सेज से इतनी ज़्यादा बड़ी कैवलरी को मेंटेन नहीं कर सकता था, तो एंड टू प्रोवाइड देम विद आर्मर एंड इक्विपमेंट, हेंस आर्मी को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, असाइनिंग टू फीफ होल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग अ फिक्स्ड फोर्स ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री फॉर द सर्विस ऑफ द किंग। की डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है आर्मी का,
कैवलरी जो वॉरफेयर थी एक प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर बनता है ऑन अकाउंट ऑफ टू इन्वेंशंस विच दो मच older began to be used on large scale during this period. फर्स्ट जो था वो था आयरन स्टिरअप. आयरन स्टिरअप मेड इट पॉसिबल कि जो भी हेविली आर्मर्ड पर्सन था वो फर्मली हॉर्स पे बैठ सकता था विदाउट फॉलिंग ऑफ. इट ऑल्सो मेड पॉसिबल कि जो कैवलरी चार्ज था लेंसेज के साथ हेल्ड टाइटली टू द बॉडी विदाउट द राइडर बीइंग थ्रोन ऑफ बाय द शॉक ऑफ द इम्पैक्ट. ठीक है, अर्लियर डिवाइस या तो वो एक वुडन स्टिरअप होता था या फिर एक सिर्फ पीस ऑफ रोप होता था जिससे सिर्फ एक टॉय को ही सपोर्ट मिलता था. दूसरा इन्वेंशन क्या था, एक तरह का हार्नेस जिससे क्या हुआ कि हॉर्स जो है अब अपनी हॉर्स जो है वो कैपेबल हो गए जो ट्वाइस जो वेट था अपनी बॉडी से उसको पुल करने में. सो इट इज़ बिलीव दैट कि ये दोनों इन्वेंशंस है ये यूरोप में आए. कहाँ से? ईस्ट से आए, पॉसिबली कहाँ से? ईस्ट एशिया से. दे स्प्रेड इन इंडिया फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. फिर ये इंडिया में स्प्रेड होते हैं 10th सेंचुरी के बाद. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, जो रिस्पॉन्सिबल थे फ्यूडलिज्म की ग्रोथ को लेकर यूरोप में. ठीक है, इवन व्हेन स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट्स emerged after the 11th century, tradition had become too strong for the king to reduce easily the power of the feudal chiefs. Stronger government आ जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेडिशन है इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि चीफ की जो पावर है उसको कम करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, जो पैटर्न था लाइफ का यूरोप में ड्यूरिंग व्हाट इज कॉल्ड द मेडिवल पीरियड, वो किससे शेप था? क्रिश्चियन के जो चर्च होते थे वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था. हमने ऑलरेडी रेफर किया है टू द रोल ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इन द बाइजेंटीन एम्पायर एंड इन रशिया. इन द एब्सेंस ऑफ पावरफुल एम्पायर इन द वेस्ट, जब वेस्ट में पावरफुल एम्पायर नहीं था तो कैथोलिक चर्च ने फिर क्या किया कि कुछ गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट फंक्शंस उसने ले लिए. पोप जो क्या था, हेड था कैथोलिक चर्च का, बिकेम नॉट ओनली अ रिलीजियस हेड बट ऑल्सो अ फिगर हु एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल एंड मोरल अथॉरिटी. यूरोप में क्या होता था, वेस्ट एशिया में जैसे कि और इंडिया में मेडिवल एज में इट वॉज एन एज ऑफ रिलीजन, और जो भी रिलीजन के बिहाफ पे बोलते थे उनको बहुत ही इज्जत मिलती थी, उनका इन्फ्लुएंस बहुत होता था सोसाइटी में. तो यहाँ पे लैंड की जो ग्रांट्स है जो प्रिंसेस और फ्यूडल चीफ देते थे, डोनेशंस बहुत आते थे चर्च के पास. बहुत सारे जो मोनेस्टिक ऑर्डर्स है, मोनेस्टरीज है, वो भी सेटअप किए गए. कुछ इनमें से कुछ ऑर्डर्स जो है जैसे कि दैट ऑफ फ्रांसिस्कन्स सर्व द नीडी एंड द पुअर. बहुत सारी जो मोनेस्टरीज है जो बिल्ड हुई थी इसने मेडिकल हेल्प देने के लिए या फिर जो ट्रैवलर्स है उनको शेल्टर देने के लिए बनाई गई थी. दे ऑल्सो सर्व्ड एज सेंटर्स फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग. एजुकेशन और लर्निंग के जो सेंटर्स हैं वो भी एजुकेशन एंड लर्निंग के सेंटर भी ये बनी. इस तरीके से हम देख सकते हैं जो कैथोलिक चर्च है उसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कल्चरल लाइफ में यूरोप की. हावेवर कुछ जो मोनेस्टरीज है जो एक्सीडिंगली वेल्दी थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, जिससे एक इंटरनल डिस्कॉर्ड पैदा होता है और रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. रूलर्स कहते थे कि चर्च को अपनी जो इनको रिसेंट अपनी जो वर्ल्डली पावर है उससे दूर रहना चाहिए और उनको सिर्फ रिलीजन पे ही अपना फोकस करना चाहिए. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये रिनेसेंस में भी रिफ्लेक्ट होता है एंड जो रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं बाद में. अब हम अरब वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.